1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत हम लोगों ने काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया अभी तक, और इसके ऊपर कई वीडियोज आपके पास आ गए होंगे। हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि इस इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रभाव बैंकिंग सेक्टर पर, इंश्योरेंस सेक्टर पर, स्टॉक मार्केट पर, एग्रीकल्चर सेक्टर पर किस तरह से हुआ। इन सब चीजों को जानने के बाद अब इसे एक समराइज करने का वक्त है। तो हम आपको इसे समरी के रूप में, क्योंकि ये सब सारी चीजें जो लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, इन सब चीजों को हम पिछले कुछ वीडियोस में अच्छी तरह आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, और यहाँ पर एक समरी के रूप में, एक सारांश के रूप में हम चीजों को लाएंगे। तो पहले सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट के अंतर्गत, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन इम्पैक्ट के ऊपर। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि लिबरलाइजेशन जो है ये किस तरह से आया हमारे देश में और उसके कारण क्या क्या चेंजेस हुए। तो संक्षेप में यहाँ पर देख लेते हैं कि लिबरलाइजेशन में क्या क्या चेंजेस हुए। तो देखिए, सबसे पहला चेंज जो लिबरलाइजेशन में हुआ, उदारीकरण में हुआ, वो ये कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जो छोटे छोटे उद्योग थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज थे, उनके इंडस्ट्रीज के जो इन्वेस्टमेंट लिमिट था उसमें चेंज आया, उसमें बदलाव किया गया। ये एक शुरुआती चेंज था लिबरलाइजेशन पॉलिसी के अंतर्गत। तो एक तो ये चेंज हुआ कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और दूसरे जो उद्योग थे, जो कॉटेज इंडस्ट्री थे या जो मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थे या माइक्रो स्केल इंडस्ट्रीज थे, तो उन सारे इंडस्ट्रीज जो छोटे बड़े उद्योग थे उनके सबके इन्वेस्टमेंट लिमिट में चेंजेस किए गए, लिबरलाइज किया गया, यानी कि थोड़ी नीतियों को उदार बनाया गया। दूसरा जो चेंज लाने का प्रयास किया गया लिबरलाइजेशन पॉलिसी में, ये था कि जो कॉमर्शियल बैंक्स थे उनको ये गाइड किया गया कि आप अपने बाजार की नीति के हिसाब से या बाजार की जरूरतों के हिसाब से आप इंटरेस्ट रेट में चेंज कर सकते हैं। तीसरी बात ये थी कि फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, ये भी एक लिबरलाइज पॉलिसी का हिस्सा था कि आप जो है कैपिटल गुड्स, यानी अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो विदेशों से अगर वो कोई इंडस्ट्री के अंतर्गत कोई कंपोनेंट आपको चाहिए या कोई ऐसी वस्तु चाहिए जो आप इंडस्ट्री में आपको जरूरत हो, तो आप चाहें तो मंगा सकते हैं, विदेशों से भी मंगा सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बंधन को खत्म कर दिया गया। तो इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, तो इससे क्या हुआ कि अगर कोई प्रोडक्ट भारत में सस्ता नहीं मिल रहा है और विदेशों से अगर उसे मंगाना सस्ता पड़ रहा है या टेक्नोलॉजिकली भारत में उसका निर्माण नहीं हो रहा है और दूसरे देश में हो रहा है, तो वो जो वस्तु था, वो जो कैपिटल गुड्स था, वो भारत में मंगाया जाने लगा। तो ये भी एक लिबरलाइज पॉलिसी का हिस्सा था। इसके अलावा फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब ये हुआ कि जो उद्योग थे, छोटे छोटे उद्योग थे या कोई उद्योग अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते थे, दूसरी जगहों पर उद्योग लगाना चाहते थे, तो उद्योगों को ये छूट दी गई कि आप अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं, मतलब एक्सपेंड कर सकते हैं। उसके एक्सपेंड करने के अलावा आप जो है प्रोडक्शन की जो लिमिट होती थी उसको भी एनहांस किया गया, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते थे। तो फ्रीडम फॉर एक्सपेंशन इन प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज हो गई, तो ये भी एक चेंज आया। और एक बड़ा चेंज आया एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत। जो एमआरटीपी एक्ट के बारे में आप लोग जानते ही हैं, ये 1969 का एक्ट था जो 1 जून 1970 को इसे लागू किया गया था। दिस वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन 1 जून 1970। 1 जून 1970 को इसे जो है इंप्लीमेंट किया गया था, 1 जून 1970 को। तो एमआरटीपी एक्ट में भी बड़ा बदलाव आया, क्योंकि ये जो एक्ट था ये मुख्य रूप से ये काम करता था कि हमारे देश में कोई भी ऐसा इंडस्ट्री न इस तरह से काम करे कि वो उसकी मोनोपोली जो है बहुत बढ़ जाए, बहुत इंक्रीज हो जाए और वो गुड्स या सर्विसेज को रूल करने लगे, यानी गुड्स और सर्विसेज जो हैं इस तरह से वो उत्पादन करने लगे कि सारा जो फाइनेंशियल पावर है वो किसी एक या दो कंपनियों के हाथ में सेंट्रलाइज हो जाए। तो एमआरटीपी एक्ट जो था उसको कंट्रोल करता था। अब एमआरटीपी एक्ट
उस पर कंट्रोल करता था, तो इसको भी चेंज किया कि भाई एमआरटीपी एक्ट में पहले तो देखिए 19 जब ये एक्ट बना था तो इसमें एमआरटीपी एक्ट के अंतर्गत उन उद्योगों को रखा गया था जो 25 करोड़ रुपए तक की जिनकी जो सीमा होती थी, यानी 25 करोड़ इससे ज्यादा बड़ी कंपनियां होती थी, उनको रखा गया। फिर इसको चेंज किया गया 1980 में, इसको 50 करोड़ तक कर दिया गया, और 1985 में ये 100 करोड़ तक की जो कंपनियां होती थी उनको एमआरटीपी एक्ट में रखा गया। और देखिए 1991 की जब पॉलिसी बनी तो एमआरटीपी एक्ट में सारा चेंज कर दिया गया, इस एक्ट को बिल्कुल बदल दिया गया, और वो कंपनी जो किसी भी उद्योग में 25% शेयर रखती थी, 25% शेयर रखती थी, उन कंपनियों को इसके दायरे में लाया गया। 25% शेयर रखने वाली कंपनियों को एमआरटीपी एक्ट के दायरे में लाया गया। और देखिए अभी तो ये स्थिति है कि एमआरटीपी एक्ट को बदल दिया गया है और इसकी जगह 2002 में, इन ईयर 2002 दिस इज कन्वर्टेड एज द कॉम्पिटिशन एक्ट। मतलब अब मोनोपोली का कोई खतरा नहीं है, कॉम्पिटिशन को कंट्रोल करने की जरूरत है, तो कॉम्पिटिशन एक्ट लाया गया, और उस कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत फिर उसमें इंप्रूवमेंट करते करते 2009 में 2009 में उसे पूरी तरह से इफेक्टिवली उसे इंप्लीमेंट किया गया। तो देखिए एमआरटीपी एक्ट में चेंज आ गया, 2002 में उसकी जगह पे जो है कंपटीशन एक्ट बन गया। इसमें थोड़ा वक्त लगा क्योंकि 1991 में भी कुछ चेंज किए गए और उसके बाद चेंजेस करते करते 2002 में बिल्कुल इसको हटा दिया गया और कंपटीशन का एक्ट आ गया। फिर इसके अलावा आप एक बहुत बड़ी चीज इसमें जो हुई लिबरलाइज पॉलिसी में, वो ये कि रिमूवल ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, औद्योगिक जो लाइसेंसिंग थी उसको भी खत्म कर दिया गया। केवल 5 ऐसे इंडस्ट्रीज थे जिनमें इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को जो है अनिवार्य रखा गया, जो कि एक तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो जरूरी था, जैसे अल्कोहल अगर प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्री है, सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री है, या हैजार्डस जो केमिकल बनाने वाले उद्योग हैं, मतलब जो कोई हानिकारक रसायन बनाने वाले उद्योग हैं। इसके अलावा कोई इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले उद्योग हैं, और साथ में कोई इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव बनाते हैं, यानी विस्फोटक बनाते हैं, औद्योगिक विस्फोटक बनाते हैं। तो रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एमआरटीपी एक्ट में बदलाव लाना, है ना, एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, जो कैपिटल गुड्स हैं उनको आयात करने की छूट देना, और इसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट है बैंकों को उनमें उनको स्वतंत्रता देना अपने हिसाब से डील करने के लिए, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी उनके इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा देना या चेंज कर देना, ये सब लिबरलाइज्ड जो पॉलिसी थी 1991 की, उसका ये हिस्सा था। अब आप अगर इस बात को समझ गए कि लिबरलाइज पॉलिसी के अंतर्गत क्या क्या चेंजेस हुए, तो स्वतः ही हमें ये भी पता चल जाता है कि इसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आया होगा। तो इम्पैक्ट लगभग सभी क्षेत्र पर पड़ा। यहाँ पर हम थोड़े शब्दों में आपको इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट को बता देते हैं, क्योंकि इसका विस्तृत जानकारी जो है आप अलग अलग सेक्टर्स में देख सकते हैं, बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, स्टॉक मार्केट में, एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो उसके लिए आप जो इसका डिटेल वीडियो है उसको आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसे भी आप जो है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो सारे वीडियोज आप आसानी से देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि जब आप एमपीपीएससी या यूपीएससी के मेन एग्जाम देते हैं या प्री एग्जाम देते हैं या किसी भी दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, और वहां पर जब आपको न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप उसे आसानी से डील कर सकते हैं। तो ये एडवांटेज आपको मिलेगा अगर आपने इस तरह से हमारे वीडियोस को पढ़ा और समझा है। लेकिन ये चीज ध्यान रखने का है कि वीडियोस को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि उसको जिस गहराई से बनाया गया है और समझाया गया है उसको पूरा देखने से ही आप उसको फील कर पाएंगे और उसका फायदा उठा पाएंगे। तो यहाँ पर
पर हम ये जो लिबरलाइज पॉलिसी थी इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या हुआ, तो देखिए पॉजिटिव इंपैक्ट ये हुआ कि इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वेरी सिंपल। देश में क्या हुआ, अब चूंकि पॉलिसी क्या हो गई, लिबरल हो गई, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा, विदेशी निवेश हमारे देश में बढ़ने लगा, दूसरे देशों की जो कंपनियां थी, उद्योग थे यहाँ पर उद्योग लगाने लगे, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा, है ना, निवेश बढ़ा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या हुआ कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, रोजगार के अवसर भी थोड़े बढ़े, और साथ ही साथ जो पूंजी निवेश था, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वो भी देश में बढ़ा, और साथ ही साथ फॉरेन करेंसी भी देश में आया, क्योंकि जो विदेशी कंपनियां अगर भारत में आई तो उनके साथ साथ फॉरेन उनके पास करेंसी थी, और उसको वो हमारे फॉरेन करेंसी की हमें जरूरत भी थी, और वो चेंजेस आए, तो ये पॉजिटिव चेंज हो गया। इंक्रीज इन प्रोडक्शन, उत्पादन बढ़ा। अब पहले तो क्या था कि भाई बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेना बहुत जरूरी होता था, अगर बिना लाइसेंस का आप उत्पादन ही नहीं कर सकते थे। उत्पादन किस सीमा तक करना है ये भी तय होता था, कितना उत्पादन करना है। अगर मान लीजिए आप उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, और अपने उद्योग को, इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो एक्सपैंड करने के लिए भी सरकार से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन थे। तो जब लिबरलाइजेशन हुआ तो ये रेस्ट्रिक्शंस कम हो गए। जब रिस्ट्रिक्शन कम हुए तो क्या हुआ कि नए नए उद्योग लगे, जो इंडस्ट्रीज थे उनको अधिक से अधिक उत्पादन करने का मौका मिला। उन्होंने अपने उद्योगों को, जो एक इंडस्ट्री थी उनके पास 2-3 उद्योगों को उन्होंने अलग अलग जगहों पर लगाया, एक्सपैंड किया अपनी इंडस्ट्री को। तो क्या हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ा तो स्वाभाविक है उस प्रोड्यूस को, यानी उस उत्पाद को उन्होंने बेचने के लिए बाजार की जरूरत थी। जो बाजार था तो बाजार का भी एक्सपेंशन हुआ, नए नए प्रोडक्ट आए बाजार में, और उसे बेचने के लिए विपणन यानी मार्केटिंग की भी जरूरत हुई। तो कई जगहों पर चेंज आए, और मैंने एक वीडियो में आपको बताया भी है कि जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसका जो ग्रोथ होता है उसमें एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी का मतलब क्या रहता है, एम्प्लॉयमेंट एलास्टिसिटी का मतलब ये होता है कि अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में 1% भी ग्रोथ होता है तो उसका इंपैक्ट हर जगह आएगा। एम्प्लॉयमेंट में भी आएगा, जो मार्केटिंग टेक्निक होगी उसमें भी आएगा, टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन में भी आएगा, और जो सबसे बड़ा जो फायदा होता है उसका होता है एम्प्लॉयमेंट में, यानी रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं, सर्विस सेक्टर का भी ग्रोथ बढ़ जाता है। तो इसीलिए एम्प्लॉयमेंट जो इलास्टिसिटी थी वो बढ़ी, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ा, इंडस्ट्रीज बढ़ी, उसके कारण मार्केट की भी जरूरत पड़ी, तो बाजार का भी विकास हुआ। बाजार का विकास हुआ तो बैंकिंग सेक्टर का भी विकास हुआ, यानी बैंकिंग सेक्टर यानी ज्यादा से ज्यादा लोग कर्ज लेने की प्रक्रिया शुरू हुई बैंकों से, यानी कि लोगों को जो है चीजों को, प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बैंकों ने भी अपनी सुविधाएं बढ़ाई। तो कर्ज का जो, डेब्ट का जो तरीका था वो भी बदला, आसान किया बैंकों ने अपने कर्ज के तरीके को। इंश्योरेंस इंडस्ट्री का भी ग्रोथ हुआ, क्योंकि जब लोग इंडस्ट्री में काम करने लगे तो उनको सिक्योरिटी यानी कि उनकी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ी, तो वो भी इसमें फायदा हुआ। तो ये सब चेंजेस ऑटोमेटिकली इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के साथ यानी लिबरलाइज पॉलिसी के साथ शुरू हो गया। फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, यानी कि हम दूसरे देशों से जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि अब लिबरलाइज पॉलिसी में क्या हुआ कि पॉलिसी लिबरल हो गई और कंपनियों को, उद्योगों को ये छूट दी गई कि भाई आप दूसरे देशों से भी अगर आपको टेक्नोलॉजी या कोई कैपिटल गुड्स की जरूरत है अपनी इंडस्ट्री के लिए तो मंगा सकते हैं, कोई उसके लिए बंधन नहीं है कि आप भारत की प्रोडक्ट को खरीदिए। तो इसके कारण क्या हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, थोड़ी टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुई, उद्योगों को कम, उनके जो तरीके थे उत्पादन के वो चेंज हुए। इंक्रीज इन जीडीपी ग्रोथ, और इन सब का इंपैक्ट हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर, क्योंकि उत्पादन बढ़ेगा तो जीडीपी होता क्या है, जीडीपी का मतलब ही ये होता है कि देश की सीमा के भीतर, विद इन द बाउंड्री ऑफ द कंट्री, देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में यानी एक वर्ष में जो वस्तुओं और सेवाओं यानी गुड्स और सर्विसेज का जो टोटल वैल्यू है वो जीडीपी बन जाता है। तो अभी तक आपने यही देखा कि भाई प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ना, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है देश में, सर्विस सेक्टर का ग्रोथ हो रहा है, तो ओवरऑल क्या हो रहा है, जीडीपी हो रहा है।
एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ रही, तो लिबरलाइज पॉलिसी का ये इम्पैक्ट है। लेकिन खाली पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आया, थोड़ा निगेटिव भी आया। कैसे? तो देखिए, एक तरफ पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयमेंट जो था वो गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में ज्यादा मिलते थे लोगों को। अब ये हुआ कि लिबरलाइज पॉलिसी के कारण नए नए उद्योग विकसित हुए, तो नए उद्योगों में एम्प्लॉयमेंट के अवसर तो बढ़े, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुआ, जो मैनुअल वर्क थे वो मैनुअल वर्क क्या हो गया? टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया, तकनीक बेस्ड हो गया। तो टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। तो एक तरफ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, दूसरी तरफ बहुत सारी जगहों पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। तो ये इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हुआ कि भाई कई इंडस्ट्रीज ऐसे थे जहां पर नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करना शुरू हुआ, तो मैन पावर की जरूरत कम हुई, जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा। और क्या हुआ? तो देखिए, टैक्स रिसिप्ट कुछ जगहों पर डिक्रीज इन टैक्स रिसिप्ट भी हुआ, मतलब करों की जो आवक थी उसमें कमी भी आई। वैसे इसकी भरपाई बहुत जल्दी हो गई, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़े, उद्योग बढ़े, तो उद्योगों को जब लाभ हुआ तो उन्होंने फिर से टैक्स देना शुरू किया। तो लेकिन शुरुआती तौर पर जब ये चेंजेस हो रहे थे, इन द फेज ऑफ चेंज, क्या हुआ? शुरुआती तौर पर टैक्स, चूंकि भारत सरकार ने क्या किया कि जो इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें भी कमी लाई, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी थी उसमें भी कमी लाई, टैक्स को रेशनलाइज किया, यानी कि बहुत सारे जैसे कॉर्पोरेशन टैक्स था, इसके अलावा जो इनकम टैक्स था, और भी कई दूसरे जो टैक्सेस थे, उन सब टैक्सेस को रेशनलाइज किया, तर्क संगत बनाया। तो शुरुआती तौर पर थोड़ा सा टैक्स रिसिप्ट में, यानी करों की प्राप्ति में कमी भी आई। इसे भी आप इसे निगेटिव इंपैक्ट में रख सकते हैं। इसके अलावा ये जो सरकार थी, उसको जो सरकार का जो कंट्रोल था, कंट्रोल ऑन द गवर्नमेंट कंट्रोल ऑन इंडस्ट्रीज बिकेम वीक। क्यों? क्योंकि पॉलिसी लिबरलाइज हो रही थी, लिबरल हो रही थी, स्वतंत्रता दी जा रही थी, छूट दी जा रही थी, बैंकों को भी छूट दी जा रही थी, जो इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे थे नए, उनको भी लिबर्टी दी जा रही थी एक्सपेंशन के लिए। तो कई जगहों पर यह हुआ कि जो सरकार का नियंत्रण उद्योगों को पर या बैंकिंग सेक्टर पर होता था, वो थोड़ा कमजोर पड़ने लगा। तो ये एक कमजोरी भी इसमें देखने को मिली। और साथ ही साथ चूंकि बहुत सारे विदेशी उद्योग भी भारत में आ रहे थे, जिनके पास ज्यादा टेक्नोलॉजी, ज्यादा कैपिटल और ज्यादा मैनेजरियल स्किल हुआ करता था, तो वो जो भारत में आए, तो उसके कारण हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थी, हमारी जो देसी उद्योग थे, उन देसी उद्योगों के प्रोडक्टिविटी में यानी उत्पादन में थोड़ी कमी दिखाई पड़ी, उत्पादन में कमी दिखाई पड़ी, और वो अपने प्रोडक्ट को उस गुणवत्तापूर्ण नहीं बना पा रहे थे, जो गुणवत्तापूर्ण कम कीमत में दूसरे उद्योग, जो निजी उद्योग थे या जो विदेशी उद्योग थे, वो दे पा रहे थे बाजार में। हमारी जो इंडिजिनस इंडस्ट्री थी या स्मॉल इंडस्ट्री थी या जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री के प्रोडक्ट थे, वो उस गुणवत्तापूर्ण सामान को प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण उन्हें शुरुआती तौर पर नुकसान हुआ, और ये लॉस के रूप में आप देख सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आया और कुछ निगेटिव इंपैक्ट आया। तो यहां पर एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए, पॉजिटिव इंपैक्ट में आप बता सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, दूसरा प्रोडक्शन बढ़ा, तीसरा टेक्नोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जीडीपी ग्रोथ हुआ। निगेटिव इंपैक्ट में आप बता सकते हैं कि शुरुआती तौर पर थोड़ा अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा, टैक्स जो सरकार के पास जो था उस ट्रांजिशन पीरियड में थोड़े टैक्स में कमी भी आई, रिसिप्ट में, टैक्स रिसिप्ट में। इसके अलावा सरकार का नियंत्रण भी थोड़ी कमजोर पड़ा, क्योंकि उस समय नया नया लिबरलाइज पॉलिसी शुरू किया गया था, तो कंट्रोलिंग थोड़ी कमजोर हुई, और जो इंडिजिनस इंडस्ट्रीज थे उनको भी थोड़ा शुरुआती नुकसान हुआ। ये निगेटिव इंपैक्ट में आप डाल सकते हैं, किसके अंतर्गत? लिबरलाइजेशन के अंतर्गत। तो लिबरलाइज पॉलिसी का ये इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ा, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको प्राइवेटाइजेशन के इंपैक्ट और उसके बाद ग्लोबलाइजेशन के इंपैक्ट को भी बताएंगे।